जी हाँ मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर देखा है, जिसमें 1000 वर्षों के दौरान इतिहास में जो परिवर्तन आए उनका हमने एक एनालिसिस किया था कि कैसे किन चीज़ों का आविष्कार होता रहा, कागज का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, नए नए साहित्य लिखे जाने लगे, इस्लाम धर्म का उदय भारत में हो गया, इस्लाम धर्म का आगमन अरबों से भारत आ गया और धीरे धीरे इस्लामिक राज्य स्थापित होने लगे। और 7वीं शताब्दी के बाद जो राजवंश समाप्त हुए, जैसे कन्नौज में हर्षवर्धन का काल समाप्त हुआ, है ना, तो उसके बाद इंद्रप्रस्थ में शाहमान वंश आ गया, गुर्जर प्रतिहार वंश आ गया, बंगाल में पाल वंश आ गया। दक्षिण के जो पल्लव और चालुक्य थे वो आपस में जब झगड़ते रहे तो धीरे धीरे उनकी भी सत्ता समाप्त हो गई और राष्ट्रकूट वंश आ गया वहां पर। तो फिर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट इन सबके मध्य कन्नौज की सत्ता को लेकर के, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा सफलता पाल शासकों को मिली। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र थे, एक ये वाला क्षेत्र, एक ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र। आज हम इसी इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। तो जो हमारा मैप दिखा रहा है, सारी चीजें यहाँ देख सकते हो। कावेरी नदी है, यहाँ पांड थे, यहाँ चेर थे, यहाँ चोल थे, और ऊपर के तुंगभद्रा और एक नदी यहाँ पर कृष्णा पड़ जाते, उसके बीच में जो हिस्सा था ये मान्य खेत के, यहाँ चालुक्य बचे, राष्ट्रकूट आ गए। ऊपर आप जाएंगे तो गुर्जर प्रतिहार, बनारस में कुछ छूट, धीरे धीरे परमार वंश आ गया, चाहमान वंश आ गया। यानी ये चौहानों की जो गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा थी, इसका विस्तार होने लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब इतिहास की धारा बदलेगी और नए स्रोतों का आविष्कार होगा, आधुनिक हथियारों का प्रयोग होने लगेगा, तो पावर क्या होगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या हुआ, नए नए वंशों का उदय होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह नए नए वंशों का उदय हुआ और ये वंश भी काफी लंबे समय तक नहीं रह सके। करीब 300-350 वर्षों तक ये आपस में झगड़ते रहे और धीरे धीरे सत्ता फिर इस्लामिक राज्य भारत में स्थापित हो गया। और ये एक समूह बनाकर रहते तो शायद इस्लामिक राज्य नहीं आता। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। अब ये योद्धा और जो सरदार थे, ये मूलतः क्या थे, सामंत थे। किसके, गुप्तों के। और ये धीरे धीरे प्रतिष्ठा इकट्ठी कर रहे थे, पैसा समृद्धि इकट्ठी कर रहे थे। और जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो ये क्या हुए, ये छोटे छोटे राज्य अपने पूर्वी भारत में, सॉरी पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में धीरे धीरे सत्ता का केंद्र अपने इर्द गिर्द बनाने लगे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत में करीबी या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, यानी कर या उपहार, जिसको हम नजराना बोलते हैं, नजराना लेकर आए। नजराने में होता था, खान पान की चीजें होती थी, पैसा होता था, युद्ध में जीती हुई सामग्री होती थी, है ना, और धातु की काफी अमूल्य संपदा होती थी। तो ये सारे लाते थे और उनके दरबार में हाजिरी लगाए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। देखो सामंत क्यों बनाता था, क्योंकि ये शासन विकेंद्रीकृत हो चुका था, विकेंद्रीकृत हो चुका था। और विकेंद्रीकृत शासन का मतलब होता है कि जैसे आपने मौर्य वंश में पढ़ा, मौर्य वंश में सत्ता की बागडोर कहाँ थी, मौर्य साम्राज्य में अशोक जब तक रहा, अशोक के समय पूरा संपूर्ण उपमहाद्वीप एक तरह का था, है ना। अशोक अपने जो अधिकारी थे उनके माध्यम से वो शासन चलाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अशोक के जो उत्तराधिकारी है वो बहुत अच्छे नहीं थे, तो अशोक का धीरे धीरे शासन समाप्त हो गया। और फिर तुम्हारे कुषाण, हुण, है ना, शक वगैरह आए। फिर धीरे धीरे सत्ता गुप्तों के हाथ में चली गई और गुप्त जो राज्य बना ना वो विकेंद्रीकृत था। गुप्तों के पास बहुत बड़ी स्थायी सेना नहीं थी, वो क्या करते थे, सामंतों के माध्यम से सेना रखते थे। तो ये सामंत, जहां केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो ये सामंत क्या करते थे, अपने आप को मजबूत कर लेते थे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भारत में वर्तमान में क्या होता है, अगर केंद्रीय सत्ता कमजोर हो यानी केंद्र सरकार कमजोर हो तो राज्य सरकारें क्या करती हैं, अपने आप को दादा समझने लगती हैं। क्योंकि जब मिली जुली सरकार बनती है ना तो केंद्र पे भरोसा कम होता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी हाइपर हो जाता है और राज्य भी हाइपर होने लगते हैं। तो उसी तरह उस समय होता था। तो उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, ये इनके उपनाम है। ठीक है,
जितना बड़ा सामंत होगा उसी प्रकार की उपाधि रखेगा, जैसे राजा, ठीक है, मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे और उपहार नजराना वगैरह देना बंद कर देते थे। जब वो देखते थे कि राजा अब तो कमजोर हो चुका है, अब राजा मेरा क्या कर लेगा, तो वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे राजा को ही दरकिनार कर देंगे, है ना। इस तरह उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, यानी उनके क्या थे, सामंत थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो लोग थे यानी राष्ट्रकूट थे किसके सामंत थे, तो आप बताएंगे कि ये क्या थे, ये चालुक्यों के, कर्नाटक के जो चालुक्य थे उनके सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतदुर्ग, ठीक है, ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक अर्थ सोने के गर्भ नामक अनुष्ठान किया, क्योंकि कर्नाटक में सोना पाया जाता है। कोलार की खान के बारे में आपने पढ़ा है। फिर दंत दुर्ग ने ही क्या किया, राष्ट्रकूट शासन की शुरुआत कर दी और चालुक्य स्वामी को हरा दिया, उसको समाप्त कर दिया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया तो माना गया कि इससे याजक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी उस समय के ब्राह्मण की भी अजीब एक थी कि अगर कोई युद्ध जीत जाता है और वो क्षत्रिय वर्ग से नहीं है, तो ब्राह्मण को पता होता था ना कि क्षत्रिय नहीं है फिर भी ये युद्ध जीत गया, अगर इसे क्षत्रिय घोषित नहीं करेंगे तो हमारा जो रोजगार चल रहा है वो समाप्त कर देगा। तो ये क्या करते थे, उनको क्षत्रिय घोषित कर देते थे कि आप जन्म से क्षत्रिय नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यज्ञ करते हैं, राज्य हासिल करते हैं, तो आप में क्षत्रित्व तो आ जाता है। और क्षत्रिय का सीधा सा मतलब होता है युद्ध करने वाला या लड़ाई लड़ने वाला। आज की सेना के जो जवान है वो भी तो क्षत्रिय कहे जाएंगे, ठीक है, उस काल की व्यवस्था के अनुसार। ओके, आज तो हमने पूरे देश को जाति व्यवस्था में बांट दिया है और उसी के अनुसार काफी सारी चीजें होने लगी। आगे बात समझ में, एक अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। कौन कौन, कदम्ब शासक मयूर शर्मण और गुर्जर परिहार, जो प्रतिहार पश्चिम भारत में था ना, वो हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शासक को हराया तो ब्राह्मणों ने उन्हें क्या कर दिया, क्षत्रिय घोषित कर दिया। जिन्होंने अपने परंपरागत पेशा छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। अब चाहे वो कदम्ब शासक हो, राष्ट्रकूट शासक हो और या गुर्जर प्रतिहार वंश हो, ये जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने शस्त्र उठाया और अपने जो प्रतिपक्षी शासक थे उनको हराया, तो ब्राह्मणों ने इनको क्या किया, क्षत्रिय घोषित कर दिया। अब एक अलोरा की गुफा संख्या 15 का एक भित्ति चित्र देखते हैं जिसमें विष्णु को एक नरसिंह, पुरुष और सिंह के रूप में दर्शाया गया है। और ये राष्ट्रकूट काल की कलाकृति है, यानी कला जो थी, है ना, चित्रकला और मूर्तिकला राष्ट्रकूट काल में दोनों अपने महानतम स्तर में पहुंचे, आप ये देख सकते हो। अब नरसिंह अवतार तो जानते ही होंगे, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए लिया गया था। अब राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इन राजाओं में कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों के स्वामी, इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। अब उपाधियां धारण करने से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है, ठीक है, यानी सभी को समान माना गया है, कोई भी जन्म से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। लेकिन उस समय के राजा महाराजा क्या करते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। क्यों करते थे भाई, अपने को वर्चस्वशाली दिखाना होता था ना। जैसे वर्तमान में नामों का क्रेज चल गया है ना, नाम के आगे ठाकुर, है ना, गुप्ता, ये सारा चीजें लगाने से क्या होता है, तो समाज में उनको लगता है हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जबकि ये भ्रांतियां हैं, आपका सम्मान तभी बढ़ेगा जब आप कोई काम करेंगे अच्छा सा, ठीक है। तो भारी भरकम उपाधियां धारण करने का ये कि बगल वाले पे क्या करना था, धौंस जमाना होता था कि हाँ हाँ तुम ऐसे थोड़ी हो, हम ऐसे हैं। लेकिन इस तरह के दावे होने के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ अपने किसान व्यापारी ब्राह्मणों के संगठन के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इतनी महान उपाधियां रख लेने के बाद भी क्या करते थे, वो अपने सामंत, उनका भाई साथ तो चाहिए। अगर सामंतों का साथ नहीं लेंगे तो क्या होगा, सामंत एक दिन खुद घोषणा कर देंगे कि भैया अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब हम खुद राजा बनने वाले हैं।
ठीक है, किसानों का नहीं देंगे तो वो किसान क्या करेगा, सामंतों के साथ मिल जाएगा। व्यापारियों का नहीं करेंगे तो व्यापारी कर देना बंद कर देंगे। ब्राह्मणों का संगठन नहीं देंगे, अगर उनके संगठनों के साथ नहीं आएंगे तो ब्राह्मण क्या करेंगे। भाई सीधी सी बात है, ब्राह्मण तो इनको घोषित कर रहा है छत्री, और छत्री नहीं तो राजा नहीं। बात समझ में आ गई। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। यानी कर देने की सर्वाधिक जिम्मेदारी किसकी थी, इन लोगों की थी। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। ओके, 1947 के पहले तक कर सबसे ज्यादा कौन देता था, किसान देता था। कभी कभी तो आधा हिस्सा ले जाते थे, कभी कभी 10% हिस्सा किसान के लिए छोड़ दिया, और 90% हिस्सा राजा महाराजा दबा ले जाते थे। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, है ना, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यानी दो लोग हो गए कर देने वाले, कौन कौन से, एक तो उत्पादक। अब उत्पादकों में कौन कौन आएगा, किसान भी आ जाएगा, पशुपालक आ जाएगा, कारीगर आ जाएंगे, शिल्पकार आ जाएंगे, और दूसरे व्यापारी ट्रेडर्स। इन दोनों से क्या हुआ होता था, इनसे लगान वगैरह वसूल किया जाता था, कर वगैरह वसूल किया जाता था, और इन्हीं को कर देने के लिए बाध्य किया जाता था। जैसे 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों की के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। यानी टैक्स के लिए, जैसे वर्तमान में जीएसटी है ना, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, वैट है। इस तरह से तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में 400 से ज्यादा करों के शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेख कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। उस समय एक व्यवस्था ये भी थी कि सब महीने में दिन निर्धारित कर दिए जाते थे। किसान, शिल्पकार, व्यापारी सब क्या करेंगे, राजा महाराजा के यहाँ, सामंतों के यहाँ श्रम करेंगे, और उनका कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसे वेट्टी कहा जाता था। यानी जबरन श्रम, और कदमई यानी भू राजस्व लिया जाता था किसानों से। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति पर उत्तराधिकार टैक्स करने वाले लगाने वाले कर इत्यादि कर का उल्लेख मिलता है। कुछ कर तो ऐसे थे, घर ही चरही। अभी सल्तनत कार पढ़ोगे तो खिलजी क्या करता है, घर ही चरही कर लगा देता है, घरों पर टैक्स वसूला जाता है। वर्तमान में भी वसूला जाता है लेकिन बहुत कम। ठीक है, अब ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। अगर राजा जी टैक्स नहीं लेंगे तो अपना जो चलते थे, तो हजारों घोड़े, हाथी, है ना, हजारों लोग उनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो वो कहाँ से आएगा, उनको वेतन कहाँ से देंगे, राजा का राजपाट तो खत्म हो जाएगा। वर्तमान में अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को टैक्स ना दिया जाए तो क्या, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जैसे मनरेगा चल रही है ना, टैक्स माफी की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, ये क्या योजनाएं चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी। अगर लोग तो टैक्स चोरी करने लगेंगे तो क्या ये योजनाएं चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी। तो उस तरह उस काल में तो कल्याणकारी तो नहीं होते थे, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ऐसे काम जनता की भलाई के लिए किए जाते थे, जैसे नहरों को बनवाना, सिंचाई के साधनों को डेवलप करना, अकाल वगैरह में किसानों के लिए व्यवस्था करना। और कुछ शासकों ने तो क्या करते थे, जानवरों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाए, लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाए। अब क्या किया, संसाधन युद्ध युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की और जमीन और व्यापारिक मार्गों की प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। जैसे रेशम मार्ग पर कई लोगों के की तलाश होती थी कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया जाए। अब रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने का क्या मतलब होगा, रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण कर मिलने लगे। आगे बात समझ में, तो इतने जब कर मिलने लगेंगे तो क्या होगा, लोगों को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। राजस्व वसूलने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः समृद्धशाली परिवारों के बीच की जाती थी, या प्रभावशाली वर्ग के लोगों के मध्य की जाती थी, या प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था, कई बार राजा निकट संबंधी ही क्या करते थे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठते थे, कई के पास कई प्रकार के पद होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, प्रशस्तियों के बारे में आपने पढ़ा है कि प्रजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी। प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरे होते थे जो सत्य भी नहीं भी हो सकते थे। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में मैंने एक प्रशस्ति पढ़ के बताई थी कक्षा 6 की क्लास में। मैंने बताया था कि इतने हथियारों से उसके ऊपर वार किए गए,
तो मरा क्यों नहीं? ठीक है, तो अतिशयोक्ति होती थी, राजा की प्रशंसा में बढ़ा चढ़ा के लिया जाता था, राजा को मजा आती थी। और आज के लोग तो समझ जाएंगे कि यार राजा फेंक रहा था उस समय, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। महान अपने आप को दर्शाना चाहते थे, सूरवीर दर्शाना चाहते थे, योद्धा दर्शाना चाहते थे। आ गई ना बात समझ में? मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अगर मदद नहीं करेंगे, राजा के लिए अच्छे अच्छे शब्द नहीं करेंगे, तो राजा क्या करेगा? उनको, ब्राह्मण को निकाल के बाहर कर देगा, और जब उनको निकाल के बाहर कर देगा तो उनका फिर पेशा खतरे में आ गया। आ गई बात समझ में? नागभट्ट, अब नागभट्ट के बारे में देख लेते हैं। ये भी एक शासक था। कई शासकों के प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया गया है। आपने पिछले साल गुप्त समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। किसने लिखा था? हरिशेन ने। प्रयाग में लगी है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैंधव यानी सिंधु, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा के उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। यानी छोटी सी उम्र में, 21-22 साल की उम्र में इतने राजाओं को उसने हरा दिया था। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया। ओके, उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, बनवासी, तुरुस्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। सोचो कितना बड़ा बखान किया गया है। ठीक है, जब वो राजकुमार थे तो चक्रायुध को पराजित किया, जो कन्नौज की गद्दी पर बैठा था, है ना। वंग बंगाल का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, मालवा, किरात, जिसको हम वनवासी कहते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब्स आज की डेट में कहते हैं। ठीक है, इन सबको हराया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, इससे उनकी सत्ता कायम रहने में मदद मिल जाती थी। अगर उनको अनुदान नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? वो भी तो विद्रोह करेंगे। ये ताम्र पत्रों पर अब लिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को लिए दिए जाते थे। अब देख लेते हैं, ये देख लो, ये मोहर है, तो ये रामपत्र पर लिखे गए हैं जहां पर भूमि अनुदान दिए गए। अब अनुदान के धन का प्रयोग कौन करता था? ब्राह्मण करता था या सैनिक करता था, जिसको अनुदान मिलता था। बात समझ में आ गई? यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पात्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि प्रमाणिक दस्तावेज है। जैसे आज के दस्तावेज प्रमाणित कैसे माने जाते हैं? जब उसमें मोहर लगी होती है, स्टाम्प वगैरह लगा होता है, तो उनको हम क्या करते हैं? उनको हम मान लेते हैं कि प्रमाणित है, अधिकारी वर्ग ने ही लगाया होगा। अब भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? एक तो भूमि अनुदान हुआ, और दूसरा क्या दिया जाता था? चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान में तमिल भाषा का एक अंश है, जिसको हमने क्या किया? हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ने जा रहे हैं। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। उस समय जमीन वगैरह राजा के अंडर में होती थी, राजा मालिक होता था। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि, बगीचे, फलोद्यान यानी फलों के उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाम्बी। बाम्बी मतलब जो पानी निकालने के लिए जो पाइप डाला जाता है, उसे बाम्बी कहते हैं देसी भाषा में। चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। ठीक है, इतने को चिन्हित किया है, ये चीजें हैं। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों यानी जो जज होते हैं, उनके जुर्माने के दौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। मान लिया किसी पर जुर्माना लगा दिया गया तो वो कर भी वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर। वह पकी ईंटों से बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगा सकता है, जरूरी तो नहीं तो सिंचाई की नहर बनवा सकता है, या सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, संबंधों का निर्माण हो। देखो ये कहानी बताई गई। अब इस कहानी से आपको पता चल रहा है कि जो तमिल भाषा में कई शब्द मिले करके वो यही सब रहे होंगे, है ना। तो जिसको भूमि अनुदान दिया जाता था वो इन सब चीजों का उपभोग करता था। ठीक है,
और कुछ काम भी करता था, जिससे क्या हुआ, क्या हो, उत्पादन में बढ़ोतरी हो। अगर पानी की दिक्कत को सॉल्यूशन नहीं निकालेगा तो क्या उत्पादन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? निर्माण हो। आप यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? ये क्या है? ये एक तुम्हारी ताम्र पत्र है जिसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं। 12वीं सदी में बहुत संस्कृत काव्य की बृहद संस्कृत काव्य रचा गया, यानी बहुत बड़ी मात्रा में संस्कृत काव्य रचे गए, जिसमें कश्मीर के शासक करने वाला राजाओं का इतिहास का, जैसे कल्लड़ की राज तरंगिणी आपने पढ़ा होगा, राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास है 12वीं सदी से लेकर के लगभग 15वीं सदी के आसपास का। कई लोगों ने इसको लिखा, नाम से रचनाकार द्वारा रचित किया गया। कल्लड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णों और पहले से इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। अब कल्लड़ के लिए जो स्रोत थे, एक तो वो काफी सारे जो अभिलेख थे उनके माध्यम से उन्होंने उसको देखा, प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बारे में, उनके वर्णनों को सुना, पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया, तब जाकर के उन्होंने राजतरंगिणी लिखी, और ये विशुद्ध भाषा में लिखी गई है। और दूसरा सबसे बेहतरीन इतिहास का, जो आज के दौर में इतिहासकार राजतरंगी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, यानी उनकी प्रशंसा में नहीं लिखे गए। जो काम अच्छे थे वो अच्छे बताए, जो काम खराब थे वो खराब दिखलाए। इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ है। अब धन के लिए भी युद्ध होते थे, आपने गौर किया होगा। इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्रों तक विशेष था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। ठीक है। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र गंगा घाटी या कन्नौज नगर, इसके लिए क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ये काफी पूछा जाता है प्रीलिम्स और मेंस में, शासकों के बारे में पूछा जाता है, इसी आपको एक विशेष तौर पर इस्तेमाल करना होगा और विशेष तौर पर इसको सीखना होगा। अभी जब हम अगली क्लासेस पढ़ेंगे ना, तो अगली क्लासेस में हम देखेंगे। अगली बात समझ में? अगली क्लासेस में देखने का मेरा मतलब ये है कि इन चीजों को हम थोड़ा डिटेल में लेकर जाएंगे। अगली बात समझ में? तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इनकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। एक तरफ राष्ट्रकूट शासक थे, दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहार शासक थे, तीसरी तरफ बंगाल के शासक थे पाल वंश के। और ये तीनों आपस में क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको कन्नौज की सत्ता चाहिए थी, वहां के संसाधन चाहिए थे। आगे बात समझ में? अब अफगानिस्तान से गजनी आया, 997 से लेकर के 1303 तक शासन किया, है ना। इसका शासन ज्यादातर मुल्तान पर रहा, मध्य एशिया के भागों, ईरान उत्तर पश्चिम हिस्से में। हर साल उपमहाद्वीप पर हरदा करता था। उसके निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर। महमूद ने जो धन इकट्ठा किया वो अपने साथ ले गया, और एक बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी निर्माण पर खर्च किया। ठीक है। कहते हैं 17 बार आक्रमण किया, और सबसे ज्यादा आक्रमण कहाँ किया? सोमनाथ मंदिर पर। बड़ा प्रसिद्ध वैभवशाली मंदिर है, जितनी बार इसको तोड़ा गया उतनी बार इसका निर्माण किया गया। ठीक है। सुल्तान महमूद अपने जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसमें अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा लिखने का काम दो था, यानी इतिहास लिखने का काम दिया कि बताओ भाई कि हमारे शासन में कैसे लोग रहते हैं, कहाँ ज्यादा धन संपदा है, कैसा इतिहास है। तो अलबरूनी ने क्या किया, किताबुल हिंद, है ना, किताबुल हिंद की रचना की। ये उनका एक समृद्ध ऐतिहासिक पहलू है, जिसके बारे में वो ज्यादातर शुरुआती दौर के इतिहास को उसने लिखा। और एक यह आज के इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श भी किया था। ठीक है। उसके बाद युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे। चौहान वंश के बारे में आपने सुना, पश्चिम भारत में, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली अजमेर के आसपास क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्हें पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्हें गुजरात के चालुक्यों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा था पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जानते हैं। 1168 से 1192, है ना। अभी एक पृथ्वीराज मूवी बनी थी ना, अक्षय कुमार द्वारा, उन्हीं पर आधारित है।
गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे युद्ध में वो खुद हार गए थे। वो मूवी देखेंगे तो आपका बड़ा मजा आएगा, देखना चाहिए आपको। कभी कभी ये सारी चीजें भी कर लेनी चाहिए, है ना। तो इनके बारे में वो मूवी बनी हुई है। और एक पद्मावती मूवी बनी है, पद्मावती के बारे में, पद्मावत ने मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा, उसके आधार पर बनाई गई है। चोल राज्य एक नजर नजदीक से देख सकते हैं। अब यहाँ यादव थे, यहाँ विक्रमादित्य सिक्स था के अंतर्गत। ये सारे कदम के बदामी काकतीय साम्राज्य है, वेंगी है। काकतीय मतलब वही अ, कटप्पा मामा वाला बाहुबली, ये वही काकतीय साम्राज्य है। वनवासी, नोमावारी, चोल साम्राज्य, ये देख लो, गंगावादी, कोच्चि, उदयपुर, मदुरई, पांड्य, है ना, गंगाई चोलपुरम, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये चोल साम्राज्य की सीमा है। ठीक है, धीरे धीरे बदलती रही। आपको बात समझ में आ गई। अब उदयपुर से तंजावुर तक इसको हम देख लेते हैं। चोल वंश कैसे सत्ता में आया। कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे मुखिया परिवार की सत्ता थी। कौन सा? मुट्टियार नाम के एक छोटा सा मुखिया परिवार था, छोटे क्षेत्र में शासन कर रहा होगा। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माताहत थे। माताहत मतलब सामंत थे। ठीक है, जहां मातहत का प्रयोग आया तो ये मान लेना कि हम आपके मातहत हैं। मातहत का मतलब सीधा सा होता है कि नहीं, हम आपका अच्छा चाहने वाले लोग। आ गई बात समझ में? तो मातहत का मतलब सामंत समझ लेना, है ना। कुरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में कोट्टारियों को हराकर एक डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उसने तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तंजावुर शहर का निर्माण कराया, जो चोल वंश में किस कौन सत्ता पर आया? विजयालय आया। ठीक है, और उसने ये दो चीजें बनवाई। उत्तराधिकारियों ने इनके पड़ोसी इलाकों को जीता और राज्य का क्षेत्रफल और शक्ति दोनों को बढ़ाता गया। ठीक है, अभी जो छोटा सा एक डेल्टा पर कब्जा किया था, अब धीरे धीरे उनके जो उत्तराधिकारी है विजयालय के, उसने क्या किया, एक बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया। दक्षिण और उत्तर में पांड्य पल्लव इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा प्रथम कला के क्षेत्र में इसका बड़ा नाम है। जो शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, उसने 985 में राजा बना। उसने ज्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार किया, साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया, और राजा राज के पुत्र भी आए। ठीक है, राजेंद्र प्रथम उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया को के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। पहली बार जल सेना का जिक्र है, याद रखना। वो किसने बनाई? राजेंद्र प्रथम। अब लंका वाला पुल तो जानते नहीं होंगे ये। उन्होंने क्या बनाई? जल सेना बनाई, जिसके माध्यम से श्रीलंका वगैरह, है ना, और अन्य दक्षिण पूर्व के देशों की यात्रा की। और इन्होंने क्या किया? भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला का भी निर्माण कराया। राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगाई चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूल कला की दृष्टि से चमत्कार है। अरे बहुत भव्य मंदिर बना है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों का केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। मंदिर के शासकों अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि पर संपन्न किए हो गए थे। यानी जो भूमि दान वगैरह में मिली होगी, उसके माध्यम से राजा ने वहां पर बनवा दिया। भूमि के ऊपर भी उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। और इसके लिए मंदिर तो बना। अब मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि दान दिया गया किसको? जो वहां के पुजारी रहे होंगे। और उन भूमि से जो भी कर इकट्ठा होता था, वो मंदिर के रखरखाव, है ना, जो वहाँ विशेषज्ञ काम करते थे, पुरोहित थे, मालाकार थे, बावर्ची, मेहतर, इन सब के लिए खर्च किया जाता था। हम मंदिर देख सकते हैं, देख लो कितना। गंगाई मंदिर जिस छत जिस पर कंसा पतली होती गई है, देखो ना कैसे बनाया गया है। कुछ कितनी बढ़िया आकृति है। इसको जब सामने से देखेंगे तो और मजा आएगी। बाहर दीवारों पे पत्थर की प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, उन्हें भी देख सकते हैं आप। अगली बात समझ में? अब क्या हुआ? अब ये कांसे की नर्तकी, जैसे आपने मोहनजोदड़ो में पढ़ी थी ना, वैसे ये पढ़ सकते हो। संगीत का नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था क्रांति पथ, जो कांस्य की प्रतिमाएं बनती थी। एक चोल काल की नटराज की मूर्ति,
और दूसरा एक हड़प्पा की, यानी मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा सभ्यता की, मोहनजोदड़ो से कांस्य नदी पाई गई थी ना, उसकी प्रतिमा बहुत खूबसूरत है, देखेंगे तो मजा आएगा। तो चोल काल में कांस्य प्रतिमाएं, कांस्य का काम बहुत बड़े स्तर पर होता है। संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों के लिए भी बनाई जाती थी। चोल काल में कृषि वगैरह भी बेहतर थी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी से उलीचती हैं, किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आर्द्रता मुहैया कराती है। तो ये क्या है, इसका जो मैदान है चावल की खेती के लिए बहुत समृद्ध है। तो इसलिए क्या होता था, वहां पर कई सारी चीजें हो जाती थी, गेहूं चावल वगैरह बहुत खाद्यान्न के रूप में संपन्न था। दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुके थे। 5वीं 6वीं सदी में आकर इस इलाके बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कहाँ? तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, 2 फसलीय सिस्टम था। कुछ जगहों पर एक फसल उगाई जाती थी, कुछ जगहों पर 2-3 फसलें ले ली जाती थी। ठीक है, तो ये है आपका चोल काल का इतिहास। कांस्य प्रतिमा की कितनी सावधानी से उल्लंघन किया गया है, ये अभी अध्याय 6 में आप देखेंगे। ठीक है, जल द्वार है, एक हौज बनाया गया है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी प्रवाह के लिए जरिए नियंत्रित किया जाता था, जिससे खेतों में। हौज का मतलब होता है जैसे आजकल नहरें निकाली जाती है ना, तो एक साफ टाइप का बना दिया जाता है, उसको खोल दिया जाता है, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। कृत्रिम रूप से भी करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी, जैसे रहेट वगैरह आपने पढ़ा था। उसी प्रकार की कुओं का प्रयोग किया जाता था। तालाब होते थे, झीलें वगैरह होती थी, कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण है, सिंचाई के काम की योजना जरूरत होती थी, श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना, तय करना कि पानी बंटवारा कैसे किया जाए। वर्तमान दौर में तो पानी के लिए काफी सारी जगहों लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। काफी सारी नदियों के विवाद चल रहे हैं, जो जिसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल गठित किए गए हैं। शासकों के साथ ही गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, जो भी काम होता था ना, जैसे सरोवर का निर्माण करना है, तो सरोवर के निर्माण में बहुत सारे लोग श्रमिक लगेंगे। खोदना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा, पानी भरने के लिए वो बनाना पड़ेगा। तो इसमें गांव के लोग भी इन गतिविधियों में भाग लेते थे, संसाधनों को व्यवस्थित करते थे, है ना। और जल का बंटवारा कैसे किया जाए, तो मुखिया वगैरह, राजा वगैरह इसका बंटवारा करते थे। साम्राज्य का प्रशासन, अपने उर पढ़ा था, उर गांव में एक समूह था, उर कहलाती थी गांव की बस्तियां, जो सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गए थे। इस तरह गांवों को हम नाडु कहते थे, नाडवल नाडु। ग्राम परिषद नाडु न्याय करने और कर वसूलने के लिए प्रशासकीय कार्य करते थे, यानी जो ग्राम मुखिया होते थे ना, नाडु उसको कहते थे। नाडु का काम होता था ग्राम परिषद के लिए न्याय उपलब्ध कराना। जो भी ग्राम परिषद गठित होती थी वो उसका प्रमुख हो जाता था। न्याय करना और कर वसूल करना उसका काम होता था। अब विल्लाल पड़ा था अपने जाति धनी किसानों पर। केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। यानी जो विल्लाल थे वो क्या करते थे, वही ज्यादातर नियंत्रण करते थे। और जो ग्राम परिषद होती थी, न्याय करने का काम होता था, कर वसूलने का काम, ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते थे ना, वो कौन करता था, बिल्लाल वगैरह करते थे। उनमें धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंद वेलन, 3 राजाओं को, या मुविंदार, या वेलन, या किसान जैसी उपाधियां देता था राजा। प्रधान जैसी उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद दिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बिल्लाल कौन थे, ठीक है, नाडू क्या था, और मुवेंदार कौन होते थे, वेलन किसको बोलते थे, ये सारी आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब भूमि के प्रकार पढ़ लेते हैं। वेलन वगई, ये किसानों की भूमि थी, सॉरी, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को जो उपहार में दी गई भूमि थी, भूमिदान जो दिया गया था। शाला भोग कृषि विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी गई। मान लिया कोई विद्यालय है, उसमें सबको मुफ्त शिक्षा मिलती है। अब मुफ्त शिक्षा पाने के लिए जो भी उसका रखरखाव होगा, खर्चा होगा, बिल्डिंग निर्माण में जो भी आएगा, उसके लिए कोई ट्रस्ट होगा। तो ट्रस्ट राजा क्या करता था, एक मान लिया गांव दे दिया,
और गांव के अंतर्गत जो भी जमीन होती थी उससे जो कर इकट्ठा होता था वो क्या होता था, ताला भोग के रूप में प्रयोग किया जाता था। देवदान, मटुकनी मंदिर के उपहार के लिए भूमि दी गई। पल्ली पलिन चंदन जैन संस्थानों को दान में भूमि दी गई। ये भी आपको याद रखना है, नोट कर सकते हैं। भूमेंदन ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। अब जितना ज्यादा गांव किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया तो गांव में राज कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख में प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर बेवरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। गांव पर ज्यादा इसका अधिकार किसका था, ब्राह्मणों का। जो नगर थे तो वहां नगरम होती थी, उस पर किसका अधिकार था, व्यापारियों का। ठीक है। तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा विभिन्न समितियां होती थी। अब छोटी छोटी समितियां बना दी गई। मान लेते हैं एक प्रमुख समिति है, अब किसी एक सिंचाई समिति बना दी गई, एक कर इकट्ठा करने वाली, टैक्स इकट्ठा करने वाली, जैसे वर्तमान में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है ना, आईआरएस, आईटी, आईआरएस, जीएसटी, तो उस तरह अलग अलग प्रकार की क्या कर दी गई, एलोकेशन दे दिया गया। तो उसी तरह विभिन्न समितियां होती थी जो अलग अलग काम देखती थी। भाई प्रमुख पूरा काम तो देख नहीं सकता पूरे गांव का, तो क्या करेगा, वो काम का बंटवारा कर देगा और उन लोगों से रिपोर्ट लेने लगेगा। इनकी सदस्य के जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र जैसे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे, मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति में के लिए एक बार टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अब किसको प्रमुख बनाना है तो इसका लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चुनाव कर लिया जाता था। ठीक है, यहां तक आपने देखा। फिर आगे चलते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री, ये एक अभिलेख दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि कौन होगा राजस्व वसूला जाता था। जिन्होंने अपना घर होना चाहिए उनके पास 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उनकी वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो या समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जो समिति का सदस्य, ये क्या है, निर्योग्यता है, अपने अपने संबंधियों का खाता जमा नहीं कराए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ, जो भी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, कुछ योग्यता तो होनी चाहिए ना, योग्यता के आधार पर ही उसको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। छावनी छोटी झोपड़ियों से आटा पड़ा आटा पुलाया, ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण बिल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते। एक समूह था, लोगों का छोटा सा पुरवा था जिससे ऊंचे किस्म के पेशों में लगे खतियार मजबूत थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ी के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गे झुंडियों में रहते थे, है ना। एक पुलैयार के बारे में बताया जा रहा है, जो पुलैया का बहुवचन। ठीक है, कलगी और मुर्गों से बांटने ना, एक मतलब तो शेड्यूल कास्ट है और उनको क्या कैसे माना जाता था। ठीक है, तो उसी के रूप में बताया गया है। आगे चलते हैं। हांग वंश चीन का एक वंश है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या जाएगा। लगभग 300 वर्षों 7वीं सदी से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। राजधानी शियांग दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशिक्षित होता। जैसे वर्तमान में आप यूपीएससी देख के क्या करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो उसी तरह तांग में क्या होता था। और इन परीक्षाओं में हर इच्छुक बैठ सकता था। कुछ बदलाव 1911 तक कायम रही, है ना, एक व्यवस्था थी। अब आगे देख सकते हैं, राष्ट्रकूट कहाँ थे, गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे, सॉरी, राष्ट्रकूट थे पश्चिमी दक्कन से, पाल कहाँ से थे, बंगाल से थे, और चोल कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन था बताना है आपको।
चौहानों के नियंत्रण वाले वाले दो प्रमुख नगर चोल साम्राज्य में सभा समिति के सदस्य बनाने के लिए क्या शर्तें आवश्यक थी, है ना, ये सब बता चुके हैं। सामंत, मंदिर, नाट और सभा, इन सब के बारे में आपको। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, राजवंशों को स्वीकृत हासिल करने के लिए क्या किया जाता था, भाई यज्ञ करते थे। सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ चोल मंदिरों के साथ साथ कौन सी गतिविधियां